वर्तमान में अभी चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस वर्मा पर एक कांड आया है जो सर्वविदित है और करोड़ों की राशि अधजली अवस्था में है। यह तुगलकवाद की यह घटना है दिल्ली से, जहाँ उनका आवास था और वहीं आवास के में साइड में एक मकान थी जिसमें आग लगने के कारण यह करोड़ों की राशि बरामद हुआ है। इसमें सवाल इस बात का है कि ये राशि है किसका। यदि जस्टिस वर्मा इनकार कर रहे हैं तो उनके आवास में जो आदमी रहता है क्या उसका संबंध किससे था? क्या इस प्रकार के जो आरोप लगते हैं क्या देश हित में यह सही है? क्या भारतीय लोकतंत्र के नज़रों में इस प्रकार की न्यायपालिका के न्यायाधीशों पर आय से अधिक संपत्ति आना या इस प्रकार से संपत्ति का दोहन करना, क्या यह न्याय प्रणाली की एक मजबूती रास्ता है? किसी भी शासन की आत्मा न्याय होती है। यदि न्याय ना मिले तो देश की स्थितियां क्या हो सकती है? न्याय लेने के लिए जहां हम एक परमेश्वर की संज्ञा, ईश्वर की संज्ञा हम न्यायाधीश को देते हैं, क्या एक गरीब आदमी को न्याय मिल सकता है? क्या धन बल के नाम पर यदि राजनीति किए जाते हैं तो क्या न्यायपालिका में भी यह शामिल हो चुका है? लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं संविधान के भीतर है जो न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ये मैंने प्रश्न तो जरूर किया है, क्योंकि ये भारत की जनता की आत्मा में यह प्रश्न उभर रहा है। इसका जवाब एक विश्वास के माध्यम से ही दिया सकता है। अभी विश्वास के पन्नों पर वही व्यवस्था लागू होगा जहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी कॉलेजियम प्रणाली के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, और यदि इस शक्ति को विश्वास में परिणत कर दी जाती है तो निश्चित रूप से किसी भी शासन की आधार स्तंभ ही नहीं, उसकी न्याय, उसकी आत्मा को दीदार करने का काम न्यायपालिका के रास्ते से ही की जा सकती है। हालांकि इस प्रकार के आरोप भारत में बहुत बार आया भी है, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न को हम लोग समझें। एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या समझेंगे? न्यायाधीश की चरित्र पर सवाल ज़्यादा हम लोग खड़ा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान कहती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस वर्मा पर आरोप लगने से, इस प्रकार का आरोप लगने से न्याय प्रणाली, भारतीय लोकतंत्र को कहाँ तक प्रभावित कर रहा है? क्या न्याय हमारी प्रदूषित हो सकती है? यदि प्रदूषित हो जाएगी तो हमारी लोकतंत्र की पवित्र आत्मा कहाँ बसेगी? जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र को लाना है और हम भारत के लोग, भारत के संविधान कहती है, तो भारत की जनता इस सवाल को ही ढूंढती है। इस तमाम व्यवस्थाओं के आधार पर यदि हम इस बात को समझें कि ये 14 मार्च 2025 को नई दिल्ली में तुगलक का ये घटना है, जिसमें रात्रि में 11:35 में एक अलग ही कांड होती है। जस्टिस वर्मा के घर में आग लगते हैं, फायर ब्रिगेड आकर के उसको आग को शांत करते हैं, आग पर काबू पाया जाता है और उसी के द्वारा जो दमकल कर्मी थे उन्हीं के द्वारा यह प्रकाश में आता है कि बहुत सारे नोट की बंडल हैं जो करोड़ों की बंडल बताया जा रहा है। इसमें कितनी राशि थी ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन जो भी है वो करोड़ों की राशि में है और 1-2 करोड़ नहीं है, वो 10 करोड़ से ऊपर का मामला बन सकता है जो नोट का साइज है। यशवंत वर्मा के संदर्भ में जब ये कांड आया तो उन्होंने इस नोट से इनकार किया। उस समय अपने को भोपाल में रहना बताई। मैं अपने घटना चक्र बताया हूँ, ये न्यूज हैं जो कि यदि कोई न्यूज नहीं सुने हैं, इस न्यूज को मैंने एक बात को रखा, लेकिन मुद्दा आप समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट के ये न्यायाधीश थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, अभी दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। ये जस्टिस वर्मा तीसरा नंबर पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश में आते थे। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनका ट्रांसफर, स्थानांतरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 222 के तहत प्रोविजन कहती है कि राष्ट्रपति कॉलेजियम के परामर्श पर किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकती है। तो ये इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके दिल्ली हाईकोर्ट किया गया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में 2 सदस्यीय खंडपीठ में ये काम कर रहे थे, लेकिन ये कांड करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उपाध्याय ने इन्हें न्यायिक कार्य इनसे हटाया, न्यायिक कार्य से हटा दिया और यह बात कॉलेजियम को सूचना दिया। कॉलेजियम ने इनकी फिर से स्थानांतरण करके बैक कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट, यानी बैक कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बैक करने के बाद वहाँ के बार एसोसिएशन के वकीलों ने, सदस्यों ने इस पर यह आपत्ति उठाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरे का डब्बा नहीं है जो आप किसी प्रकार की कचरा को यहाँ रख सकते हैं। इशारा साफ था कि हम भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति पर जब तक आरोप खत्म नहीं होता है तब तक अब उनकी नीति ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जब ये कार्यरत थे तो 9वां रैंक में आते थे, 9वां न्यायाधीश के रूप में थे वरीयता क्रम में। यहाँ पर उनकी पदोन्नति हुई दिल्ली हाईकोर्ट में, 30वें नंबर पर आ गए। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट गए तो पदोन्नति कर दी गई, क्योंकि कॉलेजों के पास कोई विकल्प नहीं था। इस बीच में देश में बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए कॉलेजियम, जिसके चीफ कॉलेजियम जो 1993 में गठन किया गया, और ये 6 सदस्य होते हैं, इसके चीफ जस्टिस इसके अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने एक बैठक बुला करके इनका स्थानांतरण करने के साथ साथ यह भी फैसला किया कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। तीनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इस हाईकोर्ट में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू चीफ न्यायमूर्ति सील नागू, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस GS संघावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनु शिवरामन, ये 3 सदस्यीय खंडपीठ इसकी जांच करने में जुट गई। जांच करने के बाद ये जब तक रिपोर्ट देगा, ये रिपोर्ट के लिए कॉलेजियम उन्हें दबाव नहीं डाला है कितना दिन के अंदर देना है, तो कॉलेजियम रिपोर्ट दे दे। उन्होंने जिस तरीका से यदि कोई उन्हें फंसाने का काम भी किया है तो कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार की जाएगी। अब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। जब तक यह अपना प्रतिवेदन नहीं देता है कॉलेजियम को, तब तक इस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है, इस पर महाभियोग नहीं आएगी। इस बीच में राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा ने सभी दलीय बैठक बुलाया। सभापति महोदय जगदीप धनखड़ जी, सभापति जी ने क्या किया, यह जो मामला न्यायपालिका के समक्ष न्यायपालिका का आया है, इस पर हम लोग को क्या करना चाहिए। सदन में भी यह प्रश्न गूंजा तो सभापति ने एक बैठक बुला लिया। इस बैठक में राज्यसभा के सदन के नेता JP नड्डा साहब और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी इस पर एक आम राय बनाया कि जो भी हम लोगों का निर्णय होगा, एक आम निर्णय का आधार पर हम लोग एकजुटता के साथ इस पर कार्य करेंगे। राज्यसभा ने साफ कर दिया। अब सवाल है कि राज्यसभा के सभापति क्यों ऐसा मीटिंग बुलाया, लोकसभा के अध्यक्ष क्यों नहीं बुलाया। तो अब तक यह आरोप जो भी आया है, जिन न्यायाधीशों पर संसद में प्रस्ताव आया है, वह राज्यसभा में ही सबसे पहले आया, जबकि किसी भी सदन में जा सकता है। महाभियोग यदि लगता है तो महाभियोग किस सदन ला सकता है, तो राज्यसभा को लगता है कि कहीं न कहीं से आरोप हमसे ही इस सदन से शुरुआत हो, तो इस पर एक आम राय बना लिया जाए। इस पर आम राय पर आम सहमत जताई गई। अभी संसद इसी पर रुका हुआ है और संसद इस रिपोर्ट में यही देख रहा है कि जब तक ये कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसका इंतजार किया जाए। किसी व्यक्ति पर आरोप आ जाने से ही वह व्यक्ति दोषी नहीं होता है, इसको तो सिद्ध करना पड़ता है। अब इस मामले के तहत अब ये देखा जाए कि कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम पर जो अभी एक सवाल खड़ा हुआ है, यह सवाल एक गंभीर है। इससे पहले भी एक गंभीर आता रहा। मैं इसको थोड़ा सा एक बेसिक बात से इसको समझाने का काम करता हूँ कि ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या थी और कैसे लाया गया। कॉलेजियम व्यवस्था पहले भारत में काम नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जस्टिस के तहत निर्णय दिया कि न्यायाधीश की नियुक्ति में राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए और एक ऐसी संस्था की गठन किया जाए जहां सुप्रीम कोर्ट यह समझ में लाए कि किस प्रकार के न्यायाधीशों को हमें नियुक्ति करनी है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था से अलग हटना चाहिए। हालांकि इंदिरा गांधी के सरकार के रीजन में जब अजीतनाथ रे को नियुक्ति किया गया था तो इससे पूर्व के 2 न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश जो वरिष्ठ थे, इनसे वो अपना त्यागपत्र दे दिया था। उन्हें लगा कि हमें सम्मान नहीं मिला, वो त्यागपत्र दे दिया। अजीतनाथ रे को नियुक्ति हो गई। अजीतनाथ रे की नियुक्ति के बाद यह सुप्रीम कोर्ट उसी समय से समझने का प्रयास कर रहा था कि राजनीतिक व्यक्ति को इस न्यायाधीश की नियुक्ति में अधिकार खत्म कर देना चाहिए। 1993 में इसी मामले के तहत जजमेंट देने के लिए निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को लाने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को लाया गया। PV नरसिम्हा राव की सरकार था और ये 5 सदस्यीय कॉलेजियम की गठन किया।
चंसूर साहब ने 2023 में 5 सदस्यीय न्यायाधीश से एक न्यायाधीश को बढ़ाकर उसमें 6 सदस्य किया गया। इसमें चीफ जस्टिस यानी न्यायमूर्ति जस्टिस का यह कहना था कि एक ऐसा कॉलेजियम का सदस्य हो कि आने वाला समय में चीफ जस्टिस बने, ताकि कॉलेजियम के भीतर जो सवाल खड़ा हो रहा है देश के भीतर में, इसका भी समाधान किया जा सके। हालांकि यह सोच सही था और यह बात होना भी चाहिए था। तो यह 6 सदस्यीय कमेटी का कॉलेजियम है। इस कॉलेजियम का प्रधान यह 6 सदस्य है और इसका चीफ जस्टिस यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें से एक प्रधान होते हैं, यानी 6 में से ही एक सदस्य चीफ जस्टिस भी होते हैं और 5 सदस्य जो होते हैं वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। इसी कॉलेजियम के सिफारिश के आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कॉलेजियम जो परामर्श दिया उसके हिसाब से उसकी नियुक्ति होती है। और चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रही कि जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है तो जो वर्तमान चीफ जस्टिस जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो 30 दिन पहले राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनके सलाह के बाद अपने उत्तराधिकारी को वहाँ नाम बताते हैं और जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके एक दिन के बाद चीफ जस्टिस की शपथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। यही प्रक्रिया है यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्रम में। स्थानांतरण करने का अधिकार भी यह कॉलेजियम के परामर्श पर में वरिष्ठता का आधार पर में यह कॉलेजियम को करने का अधिकार है और यह राष्ट्रपति को जब भेजे जाते हैं जहां राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत उनका स्थानांतरण करते हैं। यह रहा कॉलेजियम प्रणाली। इस कॉलेजियम पर सवाल बहुत सारे गंभीर सवाल खड़ा होते गए कि कॉलेजियम में जिस व्यक्ति को चयन किया जा रहा है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन रहे हैं, वह किसी न किसी न्यायाधीश के परिवार से ही जुड़े हुए हैं। इसमें एक आम व्यक्ति का परिवार का सदस्य नहीं जा रहा है इस सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के में। तो ये कुछ सवाल ऐसे गंभीर थे। इस गंभीर आरोप को हटाने के लिए 2014 में नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार जब सत्तारूढ़ होते हैं केंद्र में, तो इस आरोप को खंडन करते हुए उन्होंने यह बात कहा था कि इसकी हम निष्पक्षता के लिए संसदीय व्यवस्था को इसमें प्रावधान कर देते हैं। क्योंकि कॉलेजियम जब से आया है तब से सरकार ने इसकी नियुक्ति नहीं कर पाई है। तो 1993 में यह प्रावधान 1993 में कॉलेजियम लाई गई, 2014 में इसे हटाने के लिए बात करने लगा। तो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन होता है और सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन होने के बाद 2015 में 99वां संविधान संशोधन 2015 को भारतीय संसद पारित करती है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन किया। कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श पर अब न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, यानी कॉलेजियम का स्थान ले लेगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब क्यों घोषित कर दिया? जिस चीज से सुप्रीम कोर्ट बचना चाहते थे उसे ही भारत सरकार यानी भारतीय संसद लाके खड़ा किया। पहला बात को समझिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में जो होगा वह 6 सदस्यीय आयोग होगी। जो कॉलेजियम 6 सदस्यीय है, चंचूर साहब ने कॉलेजियम को 6 सदस्य बनाया, लेकिन 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करने की बात थी। उस आयोग में जो मेंबर होगा, एक मेंबर होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक मेंबर हो जाएंगे, 2 मेंबर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वह इसके चीफ होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसमें होंगे, 2 प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे और 1 कानून मंत्री को इसमें शामिल किया गया। कहा कि कानून मंत्री और प्रबुद्ध व्यक्ति वो राजनीतिक व्यक्ति होंगे जो बहुमत में होंगे, इसलिए 3 सदस्य बहुमत होंगे। चीफ जस्टिस निर्णायक वोट देने का अधिकार रखता है, तो आखिर ये 3 आदमी जिसको कर रहे हैं उसी की नियुक्ति हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग खटास पर गया। अब इसमें था कि 2 व्यक्ति का नियुक्ति जो करेगा प्रबुद्ध व्यक्ति का, ये प्रबुद्ध व्यक्ति कौन होंगे? इस प्रबुद्ध व्यक्ति को कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी होगी। इस 4 सदस्य में 1 सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 1 भारत का प्रधानमंत्री, 1 अपोजिशन लीडर, यह होंगे, 1 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उसको भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 सदस्य होंगे और 4 सदस्य कमेटी, एक होगा लोकसभा का अपोजिशन लीडर, 4 सदस्य। ये 4 सदस्यीय रिपोर्ट जो देगा, इसी रिपोर्ट का आधार पर राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करेंगे। इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा, कॉलेजियम प्रणाली समाप्त कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली को वर्तमान में रखा गया और राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया गया, यानी अभी ये प्रभावहीन हो चुका है। इस प्रभावहीन व्यवस्था के भीतर में अब इस चीज को देखिए कि क्या यह घटना जो न्यायाधीश जस्टिस वर्मा पर आया है, क्या इस प्रकार के मामले पहले भी आए हैं? इस पहले भी मामले आते रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, घटना है अगस्त 2008 का। इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का निर्मलजीत कौर पर आरोप आया था
एक व्यक्ति ने इनको 15 लाख रुपया इनके आवास में पहुंचाने की बात थी। जब इसे पकड़ा गया तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, सीबीआई के मामले में सौंपा गया। सीबीआई ने यह कॉलेजियम से रिक्वेस्ट किया कि आप इन्हें गिरफ्तार करने का मुझे मौका दीजिए, मुकदमा चलाने का मौका दीजिए। इनकार कर दिया गया, यानी इसको क्लोज कर देंगे इसकी रिपोर्ट को। फिर 2011 के मुकदमा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सामित मुखर्जी की मामला था, जो 2003 में से पहले चल रहा था। इनके ऊपर भी इसी प्रकार का आरोप था, जिसमें से इनको भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। यही मामला जस्टिस वर्मा से मिलता जुलता है। अब ये इस चीज को ध्यान में कितना कॉलेजियम लेती है, इसको फैसला करना होगा। अभी फिलहाल संवैधानिक संकट इस रूप में पैदा हुआ है कि पहला फायदा इस बात का हुआ कि यदि जस्टिस वर्मा यदि त्यागपत्र दे दें, तब तो मामला साफ है। इन पर केस का आदेश भी कॉलेजियम ही दे सकती है, गिरफ्तार होने का आदेश दे सकता है। अभी फिलहाल जस्टिस वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि उन पर आरोप आया है। यह संविधान उनको सुरक्षा दे रहा है, कॉलेजियम इनको सुरक्षा दे रहा है। दूसरा है कि यदि ये त्यागपत्र नहीं देते हैं तो सीबीआई या कोई भी पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि ये अब सवाल है कि त्यागपत्र नहीं देते हैं और समिति का रिपोर्ट आता है कि नहीं, आपका ये मामला गंभीर है, आप दोषी पाए जाते हैं, तो दोषी पाए जाने पर महाभियोग आएगा। महाभियोग लाने का अधिकार तब आएगा, तब यहाँ पर आएगा जो सभापति जो अपने से पहले से निर्णय लेकर के रख चुके हैं। यह महाभियोग लाने का अधिकार सबसे पहले लाने का अधिकार संसद को है। संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव आ सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा भी ला सकती है, यह प्रभाव राज्यसभा भी ला सकती है। किसी भी सदन में यह प्रस्ताव जाती है। यदि लोकसभा लाती है तो लोकसभा के कुल सदस्य का 100 सदस्य इस सदन के चीफ जो अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष को जानकारी दिया जाएगा। अब ये आदेश देंगे, आधार बताएंगे, आधार सही है तो ये आएगा। यह सदन अपने उपस्थित और 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देगी। इस बात को देखिए, 110 प्रस्ताव लाने के बाद रिटेन रूप से लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यही सदन एक कमेटी गठन करती है। इस कमेटी को न्यायिक समिति कहा जाता है। न्यायिक समिति 3 सदस्यीय होगी। इस कमेटी के बाद भी एक कमेटी गठन होगा। 3 सदस्यीय कमेटी जिसे वेरीफाई करे किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाभियोग लगाना भी बहुत कठिन कार्य है। इस समिति में 3 सदस्यीय कमेटी होती है। इस कमेटी का एक सदस्य होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। यदि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस यदि इनकार करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पहला मौका आएगा। दूसरा आएगा किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आ सकते हैं। किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य है, कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकते हैं। तीसरा प्रसिद्ध कानूनविद हो सकते हैं। इसमें बार एसोसिएशन के कोई सदस्य भी हो सकते हैं, इसको भी लाया जा सकता है, बार एसोसिएशन के सदस्य को। प्रसिद्ध कानूनविद 30 सदस्यीय कमेटी इस बात की वेरीफाई करेंगे, रिपोर्ट में कहती है कि सही है, तो यह सदन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देंगे। पारित होने के बाद दूसरा सदन में जाएगा। यदि दूसरा सदन यदि राज्यसभा होती है या पहला सदन यदि राज्यसभा होगी तो राज्यसभा के कुल सदस्य का 50 सदस्य लिखित रूप से राज्यसभा के सभापति को जानकारी देगा। पहला सदन यहाँ पर मैंने लोकसभा को मान लिया तो एक लोकसभा के अध्यक्ष को मैंने दिया। यहाँ पर राज्यसभा पहली सदन हो जाती है तो 50 सदस्य राज्यसभा के लिखित रूप से सभापति सूचना देगा। फिर समिति का पहला सदन ही समिति गठन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में दूसरा सदन ये कमेटी गठन करेगा, लेकिन लोकसभा न्यायाधीश के ऊपर जब गंभीर आरोप आएगा, महाभियोग लाया जाएगा, तो यह पहला सदन ही कमेटी गठन करता है। यहाँ पर कमेटी गठन करने की बात आएगी नहीं। यह सदन ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देती है। पास करने के बाद जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ये अपने राष्ट्रपति को तब अधिकार बनता है कि आप उनको बर्खास्त कर दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते हैं, लेकिन बर्खास्त करने के सीधे अधिकार भी उन्हें नहीं है। यदि आप त्यागपत्र दे करके पदमुक्त हो जाए तो अच्छी बात है। यदि त्यागपत्र नहीं देते हैं तो गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। वो भी कॉलेजियम के परामर्श पर में ही
ये सारा फैसला आएगा। जैसे ही परामर्श ये आएगा, ये कमेटी का रिपोर्ट आया तो कॉलेजों को निर्णय लेना होगा। इस प्रकार का मामला क्या भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग हटाने संबंधी प्रस्ताव क्या आई है? वो आई है। ऐसे ही उच्च न्यायालय से व्यवस्था भी आई है। इस प्रकार का प्रस्ताव आई है सबसे पहले 1993 में आया था। 1993 में बी रामास्वामी, ये बी रामास्वामी साहब जो थे, बी रामास्वामी ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ही जस्टिस थे। इनके ऊपर भी आय सदी का संपत्ति का मामला आया था। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दोनों सदन पारित नहीं किया तो बी रामास्वामी ने बाद में जाकर के अपना त्यागपत्र दे दिया। आरोप आया, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। फिर ये दूसरा घटना घटता है आपका 2011 में ही दो मामला आया था। एक था सौमित्र सेन और एक था पीडी दीनाकरन। तो पीडी दीनाकरन ये सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनके ऊपर क्या हुआ, राज्यसभा पास कर दिया, लेकिन लोकसभा में जैसे ये प्रस्ताव आने वाला था ये त्यागपत्र दे दिया। तीसरा मामला इसी 2011 की घटना है। ये जुलाई 2011, ये अगस्त 2011 की घटना है, जिसमें से ये सौमित्र सेन के ऊपर ये मामला आया था। और सौमित्र सेन में भी सेम काम यही हुआ कि राज्यसभा पास कर दिया था, लोकसभा में जैसे जा रहा था उसी क्रम में ये रिजाइन दे दिया। आरोप और भी हमारे न्यायाधीश पर आते रहे हैं, लेकिन वह आरोप राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को आधारहीन किया, वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अब सवाल है कि अब इनके ऊपर महाभियोग का रास्ता खुलेगा कॉलेजियम के परामर्श पर, कमेटी के रिपोर्ट पर, उसके बाद ही प्रस्ताव आ सकता है। इसलिए आरोप इस प्रकार से आते रहते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये आरोप आता रहेगा, लेकिन आरोप की वास्तविकता चीज क्या है, इसी बात की जांच करने के लिए कॉलेजियम कितना निष्पक्षता से जांच करती है, अब कॉलेजियम के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद महाभियोग की बात आएगी। यदि इस प्रकार का महाभियोग प्रस्ताव पास होती है तो देश का पहला यह घटना होगा जहाँ किसी भी न्यायाधीश पर आरोप पारित हुआ। न्यायाधीश पर आरोप आया है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।